अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होंगे या नहीं, इस मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। कल मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था और आज दूसरा दौर हुआ है और दोनों तरफ से ये ऐलान किया गया है कि बातचीत में कोई डेडलॉक नहीं है और मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल 2 मई को होगा। आज की नशिस्त के बाद हुकूमती टीम के रुकन इसहाक डार ने बताया कि दोनों तरफ से पेशरफ्त हुई है, कोई डेडलॉक नहीं है। दोनों साइड से प्रोग्रेस हुई है। नंबर 1 जहाँ छोड़ा था वी हैव मेड प्रोग्रेस। उसके बाद दोनों साइड ने अपने अपने प्रपोजल दिए कि ये कर लें। उनका भी एक प्रपोजल है, चूंकि बीच में 1 मई की छुट्टी भी है तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ मिलेंगे तो ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए। कोई डेडलॉक नहीं है। पॉजिटिव बात हुई। तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने भी यही कहा कि हमने आज मुनासिब पेशरफ्त की है, लेकिन फवाद चौधरी ने कहा कि जो गिरफ्तारियों का मामला है ये वो चीज़ है जो मुज़ाकरात को तबाह बर्बाद कर देगी। हमने आज मुनासिब पेशरफ्त हासिल की है। ये जो गिरफ्तारियों का मामला है ये वो चीज़ है जो पूरे मुज़ाकरात के अमल को तबाह बर्बाद कर देगी। 33 लोग आज जो इमरान खान यहाँ पे आए खामखा उनको गाड़ियों से उतार के गिरफ्तार किया गया। अब हुकूमती वुज़रा जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे। देखिए ये जो भी कर रहे हैं फिर वो मुज़ाकरात जो है वो उसको ख़राब करने की बात है और जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत के ऊपर ही आती है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में फवाद चौधरी को जवाब दिया। देखे ना, फवाद साहब जो है ये बातों को अदरवाइज जो है वो ट्विस्ट करते हैं। इनकी मौजूदगी में इसहाक डार साहब ने और आजम जी तारड़ साहब ने टेलीफोन पे मेरे साथ बात की। इन्होंने मुझे कहा कि जी आप इनको रिहा कर दें ताकि गुड जेस्चर के तौर पे हमारी ये जो गुफ्तगू है ये जारी रहे। उसके बाद मैंने IG इस्लामाबाद को कहा कि जी आप इनको रिहा कर दें। उन्होंने मुझे कहा कि जी कोई बंदा वो भेज दें ताकि उस बंदे के हम हवाले कर दें। तो फिर मैंने दोबारा रब्ता करके जो है वो कहा कि आप फैसल चौधरी साहब जो फवाद साहब के भाई हैं उनको भिजवा दें या किसी और को भिजवा दें ताकि हम उनके हवाले करें। तो ये इस तरह से उनकी गिरफ्तारी और रिहाई का अमल हुआ जो इनके बाकायदा नोटिस में है। अच्छा। और मेरे साथ बात हुई है। और आज की नशिस्त की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी एजाज सैयद के मुताबिक हुकूमत ने मुज़ाकरात के दौरान सितंबर में इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दे दी है और PTI के वफ्द ने हुकूमती तजवीज़ पर इमरान खान से बात करने की हामी भर ली है। मुज़ाकरात के दौरान PTI रहनुमाओं ने जुलाई में इंतखाबात का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत ने जून में बजट पेश करने की हुकूमती मजबूरी जाहिर की है। ज़राए के मुताबिक बातचीत के दौरान MQM की रहनुमा किश्वर ज़हरा ने मशवरा दिया कि हमें आपस में बात तय करनी चाहिए, मामला तय ना करें और फिर कोई और आ जाए तो सब रोते हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदा हैदर शराजी के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि इमरान खान लड़ाई नहीं चाहते, इलेक्शन तारीख पर लचक दिखाने को तैयार हैं, जबकि हुकूमती वफ्द ने असेंबलियों में वापसी का नुक्ता PTI के सामने रखा और PTI की जानिब से आईनी तरमीम के लिए असेंबली में वापसी का मुतालबा किया गया और कहा गया कि हुकूमत 2 माह पहले इंतखाबात पर लचक दिखाए तो हम भी लचक दिखा सकते हैं। हुकूमती रहनुमाओं ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के सामने ये मामला रखने का कहा और बताया कि असल फैसला PDM क़यादत और नवाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में अक्टूबर में इंतखाबात की सूरत में सूबाई हुकूमतों की बहाली पर भी बातचीत हुई है। असेंबलियों की बहाली और कौमी असेंबली वापसी पर कानूनी पेचीदगियों से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई है। हुकूमती टीम का मौक़िफ़ था कि जो भी फैसला होगा तमाम फरीक उस पर दस्तखत करेंगे। हुकूमती टीम का मौक़िफ़ यह भी था कि बजट गुजरने के बाद इलेक्शन के फैसले होंगे, लेकिन PTI का मुतालबा था कि बजट से पहले इलेक्शन की तारीख का तयन किया जाए। एक तरफ जहाँ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जारी रहे, वहीं दूसरी तरफ दोनों तरफ की आला क़यादत की जानिब से बयानबाजी भी जारी है। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हिदायत की है कि अगर हुकूमत फौरी असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें। अगर दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा। अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने हैं। PDM और हमारा कोई मवाजना नहीं है, हम आइन के साथ खड़े हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात कर सकता हूँ। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की मौजूदगी में कहा कि इन दोनों को कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत फौरी असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें। अगर वो दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो कराएं। अब एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि वो सिर्फ फौरी इलेक्शन पर ही बातचीत करेंगे, जबकि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में कह चुके हैं कि बातचीत का सिर्फ एक एजेंडा है कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा। सेनेट में जो हाउस ऑफ फेडरेशन होता है वहां पर हम बातचीत के लिए अपने नुमाइंदे भेजेंगे, लेकिन जनाब स्पीकर बातचीत
का एजेंडा क्या होगा, ये असल बात। पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने भी दावा किया है कि इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम से कहा है कि अगर हुकूमती इत्तेहाद की नीयत खराब देखें तो छोड़ कर आ जाएं। ये शरीफ बरादरन का एक वतीरा है कि साथ काम भी लेते हैं, साथ मुज़ाकरात भी करते हैं और ये सिलसिला ये खुद शुरू करते हैं ताकि अंडर प्रेशर मुलाकात करें। लेकिन इनको पता नहीं है इमरान खान साहब की पार्टी है और इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मैं इनको जानता हूँ, अगर इनकी नीयत देखें ख़राब तो आप छोड़ के आ जाएं। आज इन मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ है और मंगल यानी 2 मई को तीसरा दौर होगा। यानी ये बात वाज़े हो गई है कि अब 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है कि पंजाब इलेक्शन के लिए हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फंड से मुतालिक रिपोर्ट के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने यह रिपोर्ट जमा करवा दी है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की आखिरी समाअत हुई थी, जो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई है और कल की समाअत का कोई तहरीरी हुक्मनामा अभी तक जारी ही नहीं किया गया है। पूरी सूरत पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज सैयद साहब बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद साहब, जो अंदरूनी कहानी है उसके बाद जो मीडिया टॉक की तो उससे तो लग रहा था कि कोई ना कोई पेशरफ्त हुई है, मगर मीडिया से बाहर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ देखें या हुकूमती सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़ देखें तो वो अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई है? देखिए, जो स्टेटेड मौक़िफ़ है शाहज़ेब, उससे तो दोनों पीछे नहीं हटे। सिर्फ ये पेशरफ्त हुई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम है उसने यकीन दहानी कराई है कि जो तजावीज़ हुकूमत ने दी है वो अपने रहनुमाओं को देंगे और उन्हीं की तजावीज़ PTI की तजावीज़ जो है हुकूमती टीम अपने लोगों को देगी। लेकिन एक पेशरफ्त ज़रूर हुई है। वो पेशरफ्त ये हुई है कि हुकूमती टीम के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने बाज़ बातों पर इत्तफ़ाक़ किया है। यानी कि एक दिन एक योम इंतखाबात के ऊपर वो एग्री हुए हैं लॉजिकली, लेकिन उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी। जो दलील दी गई है हुकूमत की तरफ से कि एक दिन इंतखाबात क्यों ज़रूरी है, हुकूमत की तरफ से मुझे ज़राए ने बताया है कि ये दलील दी गई है कि अगर एक दिन इंतखाबात नहीं होते तो इसके जो असरात हैं वो आइंदा जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके ऊपर भी पड़ेंगे और फिर आगे जाके जो सेनेट की इलेक्शन आ रहे हैं मार्च के महीने में, अगली मार्च में वो आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उसके असरात पड़ेंगे। तो ये एक दिन इंतखाबात होना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है वो टाइमली उसकी वहाँ पर जो तब्दीली है वो आ सके, जो इलेक्शन प्रेसिडेंट का है वो भी टाइमली हो सके। तो इजलास के अंदर जो हुकूमती टीम है उन्होंने इस बात पर एक जिसे कहते हैं ना इत्तफाक किया कि ये बात ठीक है कि ये बातें लॉजिकल हैं कि एक टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते और ज़ाहिर है ये सारी बातें हम करेंगे इमरान खान साहब से, उनके सामने पेश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो इस हद तक ज़रूर पेशरफ्त है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने बाज़ बातों पर असूली तौर पर इत्तफाक किया, कमिटमेंट कोई नहीं की। कमिटमेंट वो करेंगे इमरान खान साहब से पूछने के बाद ही। मगर क्या ये बात सच है कि हुकूमत इस बात पर जोर देती रही कि जी हम बजट देकर ही असेंबलियां तहलील हो सकती हैं और उसके बाद इलेक्शन का मामला हो सकता है, यानी सितंबर तक जाएगा, मगर तहरीक इंसाफ का इसरार है कि नहीं बजट से पहले आप ये असेंबलियां तहलील करें, जो कि इमरान खान साहब बाहर भी कह रहे थे कि जी आप मई में करें और उसके बाद इलेक्शन हो। जो हुकूमत है, हुकूमत ने ये बात कही है कि जो असम्बलियाँ हैं वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करें। जो उनकी आइनी मुद्दत है अगस्त के अंदर वो उसको रिज़ाइन कर ख़त्म हो, लेकिन जो इंतखाबात हैं वो हम सितंबर में कराने के लिए तैयार हैं। इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बली के हम इकट्ठे करार दे देंगे और इस हवाले से अगर कोई तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो उस तरमीम के लिए भी जो PTI का जो मामला है इस्तीफ़ों का उस पर भी बात हो सकती है। ताहम अगेन वो कमिटमेंट वाली बात नहीं है, ये लीडरशिप जो है इत्तेहादी जमातों की उसका फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया सैयद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ किश्वर ज़ेहरा साहिबा मौजूद हैं जो कि रुकन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी हैं, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान। किश्वर साहिबा बहुत शुक्रिया, आप भी ज़ाहिर मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। कहा जा सकता है कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हुआ है या ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? आज देखिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू भी कह लीजिए या एक खुशाइन बात यह है कि वो चीज जो साल भर से गली कूचों सड़कों पे डिस्कशन हो रही थी तल्ख लहजों में, वो अब एक पार्लियामेंटेरियंस के पास और सियासी प्लेटफॉर्म पे आ गई है। वो
और अच्छी बात यह है कि दोनों तरफ से बड़े सीजन लोग बैठे हुए हैं इसमें, पार्लियामेंटेरियंस भी और वकील भी। जो जफर अली साहब हैं वो पीटीआई की तरफ से हैं और तारड़ साहब यहाँ हुकूमत की तरफ से हैं। तो आज दूसरा ही दिन था इस मीटिंग का और कल भी बहुत एक अच्छे माहौल में, अच्छी फजा में गुफ्तगू हुई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सबका गोल होना चाहिए पाकिस्तान का इस्तेहकाम और बका, उसके हालात और उसकी आवाम की सूरत हाल। मगर आपको ऐसा माहौल लग रहा है कि कहीं हुकूमत ज़रा पीछे आ जाए, कहीं तहरीक इंसाफ आगे चली जाए और कोई एक महीना फिक्स हो जाए जिसमें इलेक्शन हो जाए? जी शाहजेब, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये मैं नहीं समझती कि ये अब बेसमझी करेंगे किसी भी किस्म की। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पीटीआई हार गई या हुकूमत जीत गई या हुकूमत हार गई या पीटीआई जीत गई। ये डिस्कशन, ये मज़ाकरा जो है, ये देखिए, मैं एमकेएम से ताल्लुक़ रखती हूँ और एमकेएम मज़ाकरात पे यकीन रखती है। तो हमारा जिस वक्त ये जिक्र आया था कि ये लोग आपस में मिल बैठे हैं, तो सबसे पहले हमारे कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस बात की हिमायत की थी कि मुज़ाकरात होंगे तो हम उसका साथ देंगे। तो साहब, आपके हवाले से रिपोर्ट हुआ कि आज आपने मशवरा दिया मुज़ाकरात में कि हमें आपस में बात तय करनी चाहिए, मामला तय ना करें और फिर कोई और आ जाए तो फिर सब रोते हैं। ये किस मौके पर आपको ये कहना पड़ा? क्या बात नहीं बन रही थी, कोई डेडलॉक हो रहा था जब आपको ये बात कहनी पड़ी? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था कि जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो उस वक्त भी मैंने मुबारकबाद भी दी थी इस बात की कि आज सियासी प्लेटफॉर्म पे बातचीत हो रही है। क्योंकि देखिए, अब से नहीं, कुछ सालों से पार्लियामेंटेरियंस का वक़ार बड़ा मजरूह किया गया। मुमकिन है कुछ पार्लियामेंटेरियंस की कोई गलती हो, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस ने खिदमत भी की हैं, लेकिन उन्हें मौका भी नहीं दिया जा रहा था। तो मेरा कहना ये था कि जो मैंने देखा है कि देखिए, जब पार्लियामेंटेरियन नहीं संभाल पाते तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि दूसरे लोगों को संभालना पड़ा है। संभालने वाला भी बुरा बनता है, समझता है कि वो कब्जा करने आ गया, और जो हटाए जाते हैं वो भी बुरे बनते हैं। तो हमें फैसला कर लेना चाहिए ना कि किसकी जिम्मेदारी क्या है। आप तवक्को कर रही हैं कि अब जब दोबारा मंगल को ये मिलेंगे तो कोई ना कोई आउटकम निकल आएगा, इसकी तवक्को आप कर रही हैं? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, कल जो चीजें गुफ्तगू हुई थी वो फिर इन्होंने अपने बाहर जाके आपस में डिस्कस की। आज 2 कदम आगे बढ़े हुए थे हम, और अब उम्मीद है कि मंगल को जो होगा उस वक्त तक कुछ चीजें तय पा जाएंगी, और वो चीजें तय पाना जरूरी है जिसमें इनका इख्तिलाफ है। और दोनों तरफ से 2-2 कदम आगे बढ़े हुए थे या कोई 1-2 कदम आगे बढ़ा हुआ था? हाँ, नहीं, दोनों तरफ से प्रपोजल पेश किए गए, फिर आपस में इन लोगों ने डिस्कस किए, और खुशाइन मैं इसीलिए कह रही हूँ कि 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। किश्वर ज़हरा साहिबा बता रही हैं कि मामलात अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं। इस बात पर इत्तफाक हो सकता है कि हुकूमत पीछे आ जाए, कोई तहरीक इंसाफ आगे चली जाए और इलेक्शन की एक डेट निकल आए। तहरीक इंसाफ ने वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को गिराने के लिए पहले कौमी असेंबली से इस्तीफ़े दिए, फिर उन्हें कबूल कराने के लिए अदालत से रुजू किया, फिर जब इस्तीफ़े कबूल हो गए तो उन्हें कबूल ना करने के लिए अदालत से रुजू किया, और फिर अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तहलील कर दी। इस पूरे अमल के बाद मुल्क में एक सियासी और आइनी बहरान पैदा हुआ जो अब तक जारी है। मगर अब अचानक तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को बहाल करने के लिए कानूनी ऑप्शंस ढूंढ रही है। पहले कल तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही से जब सवाल हुआ कि क्या असेंबलियां तहलील करने का फैसला दुरुस्त था, तो उन्होंने जवाब दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने इमरान खान से पूछकर असेंबलियां बहाल करने की दरख्वास्त की है। अब हालात देख के आपको लगता है कि फैसला इमरान खान साहब से कोई बात हुई कि ये फैसला आपने दुरुस्त किया? नहीं, मेरी इस हवाले से नहीं बात हुई, लेकिन आप देखें ना जो वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं। हमारे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, स्पीकर पंजाब असेंबली के सब्तैन खान साहब, इन्होंने खुद खान साहब से पूछ के अप्लाई किया कि असेंबली को बहाल करें। और आज ही जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी की खबर सामने आई है कि इमरान खान की हिदायत पर दोनों असेंबलियों के स्पीकर्स ने एक दरख्वास्त तैयार कर ली है जिसमें दोनों सूबाई असेंबलियों को बहाल करने का मुतालबा किया गया है। मगर इस दरख्वास्त को दायर करने से पहले दोनों सूबों में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से बात करते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने की सूरत में पटिशन दायर नहीं की जाएगी। एक ही दिन इलेक्शन कुछ माह बाद कराने का फैसला आया तो पटिशन दायर की जाएगी। इलेक्शन कुछ माह बाद हो तो निगरां हुकूमत रहने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे ही हुकूमत करने का इख्तियार रखते हैं।
पटिशन मेरी और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी की जानिब से तैयार की गई है। अब दिलचस्प बात यह है कि खुद तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही असेंबलियों की बहाली की बात कर रहे हैं। खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब असेंबली के स्पीकर सिप्तैन खान जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी को बता रहे हैं कि अगर कुछ माह बाद इलेक्शन का फैसला आया तो मैंने और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने असेंबलियाँ बहाल करने के लिए पटिशन तैयार कर ली है। और फवाद चौधरी बजाय इन तीनों शख्सियात से पूछते कि यह सब किस कानून के तहत होगा, वो हमेशा की तरह मीडिया पर बरस पड़े हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया और मौका इख्तियार किया कि हमारे मीडिया का ये हाल है कि सुबह से चल रहा है कि तहरीक इंसाफ के वुज़रा आला ने पटिशन दायर कर दी है कि सूबाई असेंबलियाँ बहाल कर दें। पूछें कि ये पटिशन्स कहाँ दाखिल हुई हैं, किसी को पता नहीं। किस कानून के तहत असेंबलियाँ बहाल हो सकती हैं, कोई पता नहीं। लेकिन मजाल है कि कोई मामूली तहकीक ही कर ले। पटिशन दायर करने की नहीं बल्कि पटिशन तैयार करने की बात हो रही है और ख़ुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से ये बात हो रही है। बेहतर होता कि फवाद चौधरी खुद तहकीक करके अपने पार्टी सदर परवेज इलाही, अपने पार्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी से पूछ लेते कि उन्होंने किस कानून के तहत इमरान खान के कहने पर ये दरख्वास्तें तैयार की। यानी तहरीक इंसाफ अब इंतजार कर रही है कि अगर मुज़ाकरात के जरिए बात ना बनी और कुछ माह बाद दोनों सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात कौमी असेंबली के साथ कराए जाने का फैसला किया गया तो तहरीक इंसाफ अदालत से दोनों सूबाई असेंबलियों को बहाल करने का मुतालबा करेगी। यानी वो हुकूमतें जो खुद गिरा दी थी उन्हें वापस बहाल करने का मुतालबा करेगी। और तहरीक इंसाफ इस वक्त अदालती फैसले का इंतजार कर रही है और अदालत 90 दिन में इलेक्शन को ज़रूरी करार देकर 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला दे चुकी है। यानी खुद अदालत 90 दिन की डेडलाइन से आगे बढ़कर 115 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कह चुकी है। और इसमें अब मजीद इल्तवा भी हो सकता है क्योंकि अदालत ने ही मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खोल दिया है। जबकि तहरीक इंसाफ जो 90 दिन के अंदर दोनों सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन कराने पर जोर देती रही है, अब उसका मौक़िफ़ है कि अगर 115 दिन के अंदर भी इलेक्शन नहीं होते और मामला सितंबर अक्टूबर तक चला जाता है तो दोनों असेंबलियों में उनकी हुकूमतें बहाल की जाएँ। और इस पूरे अमल से इस तासुर को मज़ीद तक़वियत मिल रही है कि इमरान खान ने अपने सियासी मफादात के लिए और ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के लिए मुल्क की 2 सूबाई असेंबलियों को तहलील किया और अब यू टर्न लेने के इक़दाम किए जा रहे हैं और उसके लिए भी एक बार फिर अदालत से रुजू किया जा रहा है। और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के मौज़िज़ जजेस भी उठाते रहे हैं। इस हवाले से 7 अप्रैल को जस्टिस अतर मिनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन की तारीख का तयन करने से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस लेने पर तफसीली नोट लिखा और तहरीक इंसाफ के कंडक्ट पर सवाल भी उठाए। नोट के मुताबिक पहले अदालत को मजबूर किया गया कि वह स्पीकर को मजबूर करें कि कौमी असेंबली से दिए गए इस्तीफ़े कबूल किए जाएं और जब इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए तो फिर अदालतों से रुजू किया गया कि इस्तीफ़े कबूल करने के फैसले को मुस्तरद किया जाए। सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ से सूबाई असेंबलियों को एक सियासी हिकमत अमली के तहत तहलील करना सवालात उठाता है। क्या ऐसा कंडक्ट आईनी जमहूरियत की स्कीम के मुताबिक है? क्या ये अपने आप में आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या अदालत को अपना फोरम सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने देना चाहिए या ऐसे कंडक्ट की हौसला अफजाई करते हुए नजर आना चाहिए? क्या अदालत को सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ से फोरम शॉपिंग का नोटिस नहीं लेना चाहिए जहां एक ही वक्त में हाई कोर्ट्स और इस अदालत के दायरा कार को लागू किया गया? इस अदालत को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो सियासी स्टेक होल्डर्स की सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ा रही है और ये अदालत ऐसा कर भी नहीं सकती है। इसके अलावा 23 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक उसको नोटिस की इब्तिदाई समात में जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए थे कि हम इस केस में आईनी शिक पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि असेंबली की तहलील को भी 184(3) में देखना चाहिए। देखेंगे कि क्या असेंबलियों की तहलील आइनी तौर पर दुरुस्त है। ये एक अहम इशू है। इसका मकसद शफाफियत और अदालतों पर एतमाद की बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में सवाल उठाए कि क्या असेंबलियां किसी के डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं? जब असेंबली के नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है? ये भी देखेंगे कि क्या असेंबलियों की बहाली से यह मामला हल हो सकता है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस अतर मिनल्ला को यकीन दहानी कराई कि उनके नकात को अदालती ऑर्डर में शामिल किया जाएगा। मगर हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में यह कहने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इसका जिक्र बाद में 27 फरवरी को जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में भी किया और उन्होंने लिखा कि 23 फरवरी का ऑर्डर अदालती समात और अदालत में ऐलान किए गए ऑर्डर से मुताबिकत नहीं रखता। हमारे सामने जो सवालात उठाए गए हैं उन्हें अलहदा नहीं देखा जा सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों की तहलील के हवाले से आइनी और कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्या वो आइन में दर्ज अपनी मुद्दत से पहले आइनी जमहूरियत के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी करते हुए तहलील की गई थी। क्या सूबाई असेंबलियाँ जमहूरियत के आइनी उसूलों को रोंद कर तोड़ी गईं? असेंबलियाँ तोड़ने की कानूनी हैसियत पर सवालात बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक हैं। हमारे सामने आने वाला मामला पहले ही एक सूबाई आइनी अदालत के सामने मौजूद है। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट आना अभी कबल अज़ वक्त है।
समाअत के दौरान मैंने राय दी थी कि हमारे सामने जो मामला है इससे पहले मुतालिका सूबाई असेंबलियों की तहलील के कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस जो बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने इन सवालात पर भी गौर करने की हामी भरी थी। मेरे सवालात पर बेंच के किसी रुकन ने एतराज भी नहीं किया था, इसीलिए खुली अदालत में ऑर्डर डिक्टेट करते हुए मेरे सवालात को शामिल करके हुक्मनामा लिखवाया गया। चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। मुझे जो सवालात लिखने को कहा गया वो ये थे कि क्या सूबाई असेंबली तोड़ने की एडवाइस देना वजीर आला का हतमी इख्तियार है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आईनी वजूहात को देखना जरूरी नहीं। क्या वजीर आला अपनी आजादाना राय पर यह एडवाइस दे सकता है या वो ये एडवाइस किसी और शख्स की हिदायत के ऊपर भी दे सकता है? अगर वजीर आला की एडवाइस किसी भी वजह से आईनी तौर पर गलत साबित हो जाए तो क्या इस सूरत में सूबाई असेंबली दोबारा बहाल हो सकती है? यानी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इंतखाबात से मुतालिक जो केस चल रहा है उसकी इब्तिदाई कार्रवाइयों के दौरान कुछ जजेस वाजे कर चुके थे कि असेंबलियां तहलील करने के कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा, और अब तहरीक साहब खुद भी असेंबलियों की बहाली के कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिससे वाजे होता है कि मामला जो भी हो मगर सूबाई असेंबलियां किसी भी जमहूरी उसूल के तहत तहलील नहीं की गई थीं, बल्कि वज़ीर आला और अक्सरियती अराकीन असेंबली की मंशा के खिलाफ तहलील की गई थी, क्योंकि खुद परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि 99% अराकीन असेंबली तहलील के खिलाफ थे, और ना ही असेंबलियाँ इस वजह से तहलील की गई थी कि परवेज़ इलाही के पास अक्सरियत नहीं थी, बल्कि उनका मकसद अपने सियासी मफादात हासिल करना था। और ख़ुद इमरान खान दावा कर चुके हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर असेंबलियाँ तहलील की। अब मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकलेगा या असेंबलियाँ बहाल होंगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। मुज़ाकरात से हल निकलेगा या कुछ और हो रहा है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़कर आबिद मीर साहब मौजूद हैं। आबिद मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आबिद मीर साहब, मुज़ाकरात की का जो रूम है उसके बाहर बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन है, इमरान खान साहब की हो या फिर हुक्मरान इत्तेहाद की हो, मगर जो मुज़ाकरात करके बाहर निकल रहे हैं वो कह रहे बड़ी पेशरफ्त हुई है, मंगल तक मामला ले गए हैं कि जी आगे जाके बात करेंगे। वाकई कोई पेशरफ्त हो रही है या हल कोई निकलना नहीं है? देखें, ये जो दो फ्रीकैन मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आज सुपहर को मेरी दोनों अतराफ़ के कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी। उस कमरे के आसपास ही हुई थी जिस कमरे में इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी जो मुज़ाकराती टीम है वो भी एक नामालूम किस्म के एतमाद में मुझे मुब्तला नज़र आए, और मैंने एतमाद की वजह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई एतमाद की वजह नज़र नहीं आ रही थी। और जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत वहाँ पे मौजूद है जो मुज़ाकरात के लिए आई थी, वो भी एक अजीब किस्म के एतमाद का शिकार हैं, और उस एतमाद की भी मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं किस चीज़ का ये एतमाद है। तो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जो इस्लामाबाद में जो हालात व वाक़यात हैं वो कुछ हमें कहानी ये सुना रहे हैं कि अब मुज़ाकरात में बहुत देर हो चुकी है और मुज़ाकरात से कोई हल नहीं निकलने वाला। फ़र्ज़ करें कि मुज़ाकरात फ़ेल हो जाते हैं तो उस सूरत में भी इन दोनों को आने वाले वक्त में बहुत नुकसान है, हुकूमत को भी और तहरीक इंसाफ को भी। और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और दोनों अतराफ़ इलेक्शन की एक नई डेट पे इत्तेफाक कर लेते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस नई डेट को तस्लीम कर लेती है, तो फिर ये दो नहीं फिर तीनों ही फंस जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी फंस जाएगी। और आने वाले वक्त में मुझे कोई सलूशन इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि वो जो भी सलूशन होगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सी रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों या नाकाम हों, दोनों सूरतों में इन दोनों फ्रीकैन को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आगे मुझे नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। और इसकी अब वजूहात में आप ना जाएं, लेकिन समझने की कोशिश करें। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त तक जब कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ ने और हुक्मरान इत्तेहाद ने और सुप्रीम कोर्ट ने, तीनों ने मिल के आईन पाकिस्तान को गैर मौसर कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान में आइन गैर मौसर हो चुका है। तो अब 90 दिन तो वैसे ही गुजर चुके हैं, तो अब वो कौन सी अब पाबंदी रह गई है? तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने अमल से साबित कर दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना कोई इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अब तो वो ख़ुद गुंजाइश देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए अब ये तीनों जो है ना, ये जब किसी एक नतीजे में पहुँचेंगे उसके बाद असल क्राइसिस शुरू होगा। अच्छा, मगर अगर ये नतीजे पर पहुंच जाएंगे या फिर बॉल
एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में आ जाएगी, जहां अचानक नज़र आया कि अदालत का अभी तक ऑर्डर भी नहीं आया है, रवैया भी बदला हुआ था चीफ जस्टिस का, मगर अगर नहीं कुछ तय कर पाए तो आपको लगता है कि ये जो पार्लियामेंट से इतनी आवाज़ें आई, फिर वज़ीर आज़म का 180 वोट के साथ एतमाद का वोट था, इसका कोई दबाव पड़ेगा या इसका कोई असर पड़ेगा और कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं आएगा? देखिए, जान की अमान पाऊँ तो बड़े मुअद्दबाना अंदाज से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इर्रेलेवेंट हो चुकी है। अगर ये दोनों फ्री कैन किसी एक डेट पर इत्तेफाक करके सुप्रीम कोर्ट के पास चले भी जाते हैं, तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट फ़र्ज़ करें कोई हुक्म देती है, ये 3 मेंबर बेंच, तो उसमें बड़ा मसला आ जाएगा। मैं अब उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। एक ही रास्ता है बस, कि फुल कोर्ट बनाई जाए, फुल कोर्ट, और फुल कोर्ट इंडोर्स करे इन दोनों फ्री कैन के मुज़ाकरात के नताइज को। फुल कोर्ट अगर इंडोर्स करेगी तो मसला हल होगा। ये 3 मेंबर बेंच अब इस पोजीशन में नहीं है कि ये हुकूमत जो है और तहरीक इंसाफ कोई फ़ैसला करे और उस पर ये अमल दरामद करवा दिए। बड़े मुश्किल काम है इसकी। अब मैं बार बार डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अब स्टेक होल्डर्स बहुत से हैं इसमें। तो हामिद साहब, अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब सियासी जमातों को कहते थे आप मिल बैठकर मसला हल करें, तो सियासी जमातें वापस कहती थी जी आप हमें कह रहे हैं, आप अपने मिल बैठ के तो मसले हल कर लें, 15 जजेस को एक साथ बिठा लें, कोई फुल कोर्ट बना लें। अब सियासी जमातें तो बैठ गई, क्या चीफ जस्टिस भी कुछ कोशिश कर रहे हैं? कुछ अदालत में भी ऐसा माहौल बन रहा है कि जो जजेस के इतने अख्तलाफात पैदा हो गए हैं उसमें मामला ठीक हों और कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ख़त्म हों? देखिए, मैं अब आपका सवाल तो बड़ा रेलेवेंट है और बड़ा जायज़ सवाल भी है और मेरे पास इसका जवाब भी है और जवाब के लिए मेरे पास बहुत सी तफसीलात भी हैं, लेकिन मुनासिब नहीं है उन तफसीलात में जाना। बस मैं मुख्तसरन इतना अर्ज़ करूँगा कि कोशिश की चीफ जस्टिस साहब ने, बिल्कुल कोशिश की उन्होंने। 2 दिन पहले तक कोशिश की कि तमाम जजेस जो हैं उनमें कोई इत्तेफाक पैदा हो जाए, कोई इत्तेहाद पैदा हो जाए, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जो आजकल चीफ जस्टिस साहब की साइड के जजेस के साथ हो रहा है वही कुछ पहले जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की साइड के जजेस के साथ हो रहा था। तो उस वक्त ये साइड जो है वो खामोश तमाशाई थी और इस वक्त ये साइड जो है वो खामोश तमाशाई है। और दूसरी वजह यह है कि कोई तरीक़ाकार भी नहीं है ना। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कभी अपना जो बेंच है बनाते हैं, फिर उसको तोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, और अगर हेयरिंग होती है तो वही पुराना बेंच हेयरिंग करता है। और मगर अभी समझते हैं कि जो हालात यहाँ तक पहुँचे, ये वाली जो साइड है अगर ये इस वक्त खामोश है, मगर उस वाली साइड जब फ़ायज़ साहब वगैरह के साथ हो रहा था तो ये खामोश तो नहीं थे। उस वक्त तो बाकायदा तौर पर हिस्सा डाला गया, जिस किस्म का फ़ायज़ ईसा साहब को और उनकी अहलिया को सामना करना पड़ा, जिस किस्म के ऑर्डर्स आए और वो तहरीरी तौर पर मौजूद हैं, तो बाकायदा हिस्सा डाला गया फ़ायज़ ईसा साहब को के ख़िलाफ़। देखें ना, एक वाक़े का तो मैं भी ऐनी शाहिद हूँ कि जब 10 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो अपील थी उसकी समाअत कर रहा था, तो एक दिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस बेंच के सामने ये फरियाद की कि मेरा और मेरी फैमिली का फ़ोन टेप होता है और पता लगाया जाए कि ये कौन लोग हैं जो फ़ोन टेप करते हैं। उस बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदयाल। किसी एक जज ने काजी फ़ायज़ ईसा की इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दी। उस वक्त ये 10 थे, अब ये 7 या 8 हैं। तो अब इनमें से कुछ जजेस जो हैं उनकी और उनकी फैमिलीज़ के फ़ोन टेप हो रहे हैं, तो दूसरी साइड जो है वो अब खामोश है। तो इसलिए ये एक बहुत ही डीप रोटेड प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह ये है कि जो माजी करीब में जो इस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप थी उसने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में बेजा मुदाखलत की, और बदकिस्मती ये थी कि इमरान ख़ान साहब और अब शहबाज शरीफ साहब दोनों जो हैं वो उस मुदाखलत में उनके सहूलतकार थे, और किसी ने कोई रजिस्ट नहीं किया कि भाई आपका क्या काम है कि जजेस की अपॉइंटमेंट में आप इतनी मुदाखलत कर रहे हैं। और अब वो जो जिन लोगों ने ये अपॉइंटमेंट्स करवाई थी अब वो रिटायर हो चुके हैं, वो पीछे से बैठ के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं सारे। और इसकी तफसीलात जो हैं वो कुछ मुझे पता हैं, कुछ
और हमीद सर, ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, और ज़ाहिर है बड़ी काबिल मजम्मत है कि फैमिली मेम्बर्स की ऑडियो लीक होना, उनको रिकॉर्ड किया जाना, कि चीफ जस्टिस साहब इनिशिएटिव लें, एक बेंच बनाएं और उस बेंच में जैसे काजी फाइज समेत वो जजेस जिनको जैसे चीफ जस्टिस समझते हैं कि उनके धड़े के नहीं हैं, उनको बिठाएं। हमें पता चल जाएगा कि वो इस बात के हामी हैं या नहीं है। वो तो उनको बेंच का ही कोई हिस्सा नहीं बना रहे हैं, उन्हें इंपॉर्टेंट बेंचेज ही नहीं दे रहे हैं। देखें शाहजेब साहब, इसमें अंडरस्टैंड करने की क्या बात है, वो ये है कि काजी फाइज़ा के ख़िलाफ़ 2019 में रेफरेंस आया क्यों था। रेफरेंस इसलिए आया था कि काजी फाइज़ा ने फैज़ाबाद धरना केस की जो जजमेंट लिखी, उसमें उन्होंने 2 जो रियासती इदारे हैं उनका नाम लिखा, और एक सर्विंग जनरल थे जो फैज़ हमीद साहब, जो उस वक्त DGC थे ISI में, उनका नाम लिखा और कहा कि इनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये उनका बन गया जुर्म, और फिर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाया गया। और जो जज ये कह रहा है, लिख रहा है अपनी जजमेंट में कि ये फ़ौजियों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उस जजमेंट के जुर्म में जब उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ तो उमर अताब बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर साहब, एजाजुल हसन साहब, ये सारे जो हैं इन्होंने मिलकर फिर उनकी कोर्ट में दुर्गत बनाई। तो अब यही कुछ जो है वो इनके साथ हो रहा है या होने वाला है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सलूशन है, इस वक्त भी सलूशन यही है कि किसी तरीके से जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो अपने जो दूसरे ब्रदर जजेस हैं जो साथ हैं उनके साथ मामला ठीक करें और एक फुल कोर्ट बनाएं। फुल कोर्ट जब तक नहीं बैठेगा, जिस पे कि इमरान खान भी इत्तेफाक कर रहे हैं, जिस पे शहबाज शरीफ साहब का भी इत्तेफाक है, जिस पे कि वकला की तंजीमों का भी इत्तेफाक है, उस पे एक नेशनल कंसेंसस है फुल कोर्ट पे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फुल कोर्ट की तरफ नहीं जा रहे। ये चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इस वक्त अपनी थोड़ी सी अना की कुर्बानी दें, और काजी फाइज़ा साहब को भी चाहिए और उनके साथियों को भी चाहिए कि वो भी अपनी अना की कुर्बानी दें और एक फुल कोर्ट के लिए राह हमवार करें। फुल कोर्ट पे इस वक्त नेशनल कंसेंसस है, अनफॉर्चुनेटली जजेस में कंसेंसस नहीं है। बहुत शुक्रिया आबिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। क्या हुकूमत तैयार है मामलात के लिए? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ अता तारर साहब मौजूद हैं, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म रहनुमा नून लीग। अता तारर साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। अता तारर साहब, इमरान खान साहब ने आज वाज़ेह किया कि जी सितंबर अक्टूबर की हुकूमत बात करे तो मुज़ाकरात में ना बैठें, उठकर आ जाएं, मगर मुज़ाकराती कमेटियाँ कह रही हैं कि जी मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ के ज़राए कह रहे हैं वो ये कि हुकूमत अब इस बात पर अड़ी हुई है कि जी बजट हम दे के ही तहलील करेंगे। कोई मौका है कि आप लोग पहले के लिए मान जाएं, मई में तहलील कर दें, अगस्त तक इलेक्शन हो जाए? बहुत शुक्रिया खानदादा साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ 180 अरकाने कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म पे एतमाद का इजहार किया और वज़ीर आज़म साहब ने इमरान खान साहब से भी ज़्यादा वोट लिए और जब वो वज़ीर आज़म बने थे उससे भी ज़्यादा वोट जो है वो हासिल किए। तो इस एतमाद का मतलब ये है कि जो अक्सरियत है कौमी असम्बली के मेंबरान की, उसकी मंशा, उसकी ख्वाहिश ये है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत मुकम्मल करें। और देखिए, ये चारों असम्बलियों ने अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी थी। हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली एक गैर जमहूरी तरीके से और गैर आइनी तरीके से आर्टिकल 63A को दोबारा से असर-ए-नौ लिखा गया। जब 63A दोबारा लिखा गया तो उसके बाद फिर सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को पंजाब में उनके हवाले हो गई और उन्होंने फिर उसको तहलील किया। तो हम तो ये समझते हैं कि तमाम असम्बलियों को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए थी। और हमारा देखिए शाहजेब साहब, हमारा रिव्यू पेंडिंग है। 63A का जो फैसला आया और जो कि हम समझते हैं कि गैर आइनी गैर कानूनी फैसला है, आइन को दोबारा लिखा गया है और लॉर्डशिप्स ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया था पहली हेयरिंग पे कि जी ये कैसे हो सकता है कि किसी का वोट गिनती में शुमार ना किया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद मौजूद था। तो हम तो ये समझते हैं कि ये जमहूरियत इस मुल्क में जो है इसके इस्तेहकाम के लिए तमाम असम्बलियों को मदद मुकम्मल करनी चाहिए। मगर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए थे कि वोट को ना गिनना, चीफ जस्टिस ने कहा था कि वोट ना गिनना तो तौहीन होगी, मगर बाद में जो उन्होंने फैसला दिया 63A का, उसमें वोट ना गिनने का फैसला दिया। मगर अब तो बात यहाँ से आगे बढ़ गई ना, अब तो आप लोग मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गए। अदालत की कल की समाअत कब तक ऑर्डर नहीं आया, अगली समाअत कब होगी ये भी नहीं पता। हालांकि अदालत ने कहा था संगीन नताइज होंगे, आपने पैसे नहीं जारी किए, अदालत ने अभी तक कुछ नहीं कहा। तो इन मुज़ाकरात से आप लोग कोई हल निकालने लगे हैं या क्योंकि मामला वापस अदालत के पास चला जाएगा अगर आप लोगों ने हल नहीं निकाला? तो उसके लिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी है जो आप दिखाने लगे? देखिए, आज ये पहली बात तो ये है कि आज जो तहरीक इंसाफ का वफ्द है वो वापस इमरान खान साहब के पास जाएगा।
और वो तारीख के हवाले से कोई ना कोई चीज़ वापस लेके आएंगे। देखिए, हमारा तो जो मौक़िफ़ है वो यही है कि बजट देना इसलिए ज़रूरी है कि जो माली मुश्किलात का शिकार है मुल्क और IMF के जो मामलात चल रहे हैं उसके तहत ये ज़रूरी होगा कि पूरे साल का बजट दिया जाए, ना कि कोई केयर टेकर आके 3 माह का बजट दे। और जो मैंने इत्मीनान के वोट की बात की, देखिए मेजॉरिटी मेंबर्स नहीं चाहते कि असेंबलियाँ टाइम से पहले तहलील हों। अब मंगल को ये मुज़ाकरात दोबारा जो है वो जब दोबारा कंटिन्यू होंगे और दोनों साइडें अपनी अपनी लीडरशिप से पूछ के आएंगी। देखिए, हम भी पाबंद हैं अपनी एलाइड पार्टीज़ के और उनसे मशावरत के बाद ही ये मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हुए थे। इन्होंने आगे जारी भी उनकी मशावरत से ही रहना है। जो फाइनल को फैसला होगा वो भी उनकी मशावरत के साथ ही होगा। तो इसके अंदर अब आगे देखते हैं। मसला ये है कि इसमें अगर आप इस बात पे रहते हैं कायम कि बजट हम पेश करेंगे तो ज़ाहिर बजट पेश होगा, फिर उसकी मंजूरी तक जून का मिड आ जाएगा और जून का मिड आ जाता है और पहले क्योंकि असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं अपनी मुद्दत पूरी करने से, तो 90 दिन का टाइम होगा, यानी कि फिर सितंबर आ गया और सितंबर के मिड तक इलेक्शन हो गए। इमरान खान साहब इसके लिए राज़ी नहीं है, आज साफ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है। तो इसमें आप कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार है या नहीं? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि एक ज़िद क्यों है कि पंजाब के जो इंतखाबात हैं वो मिड सितंबर से पहले होने, और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एक समझ से मावरा बात है कि ये मिड सितंबर से पहले की एक बिला वजह की जिद है। और मुझे ये बताइए कि ना तहरीक इंसाफ को, ना इमरान खान साहब को, ना ऑनरेबल लॉर्डशिप्स को ये बात याद रही कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा भी आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन करने के लिए वो बाउंड है। तो ये सिर्फ पंजाब पर जोर क्यों है? खैबर पख्तूनख्वा की बात कोई क्यों नहीं करता और उस हवाले से अभी तक कोई ऑर्डर क्यों नहीं आया? और देखिए, डेट के हवाले से अब ऑब्वियसली जब मुज़ाकरात आगे चलेंगे मजीद बात होगी, उधर से भी लचक दिखाई जा सकती है, इधर से भी दिखाई जा सकती है। मगर मैंने जो आपके सामने राय रखी है वो इत्मीनान की वोट की बुनियाद पे रखी है। असेंबली की जो अक्सरियत है उसने जो वोट डाला है उसकी बुनियाद पे रखी है कि ये ना सिर्फ बजट पेश होना चाहिए बल्कि असेंबली को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई बैड बार्गेन है कि अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाए और पूरे मुल्क में हो जाएं। क्योंकि देखिए, मैंने जो 63A की भी बात की वो मैंने सिर्फ इसलिए की है कि ये जो असेंबलीज की रेस्टोरेशन की बात हो रही है कि महमूद खान साहब की कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बहाल कर दी जाए, परवेज़ इलाही साहब की पंजाब में बहाल कर दी जाए, तो देखिए ऐसा होगा नहीं। महमूद खान साहब तो चलें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो जाए, पंजाब में 63A वाली गलती को ठीक करना होगा। हमारा ये मुतालबा है कि जो रिव्यू पेंडिंग है 63A का उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, उस पर भी गौर किया जाए, उसका भी कोई ना कोई फैसला करके उस मामले को हल किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकलता और मामलात आगे बढ़ते हैं और तहरीक इंसाफ फिर जाती है, जैसा कि सिप्तान खान साहब ने कहा है कि जी आप फिर असेंबलियां बहाल कर दें वापस, तो आप ये कह रहे हैं कि आप भी अदालत के पास जाएंगे कि फिर ये जो बहाली होगी ये परवेज़ इलाही के स्टेटस पर ना हो, ये 63A के से पहले के मामलात हों, यानी हमजा शहबाज को बहाल किया जाए। हमजा शहबाज की एक रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। तो हमारा तो मुतालबा ये होगा कि उसको फिक्स किया जाए। और देखिए, ये पूरा मुल्क जानता है कि 63A में आइन को दोबारा लिखा गया है माफ़ कीजिएगा, उसको दोबारा से ठीक करना होगा, आइन को उसकी ओरिजिनल शक्ल में बहाल करना होगा। ये नहीं हो सकता कि जिन MPs ने वोट डाला वो उनको आप डिसीट भी करें, उनका वोट भी गिनती में शुमार ना करें। तो ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। और जहां पार्टी हेड की बात है वहां पे आप पार्लिमानी पार्टी ले और चौधरी शुजात की चिट्ठी को कंसिडर ना करें। तो ये जब इंसाफ होगा वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ नहीं है, इंसाफ फिर हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। तहरीक इंसाफ में इंसाफ का नाम जरूर आता है मगर इंसाफ नामी चीज उस पार्टी में नहीं है। तो इसलिए इंसाफ सबका हक है। तो 63A का रिव्यू पिटिशन का कोई ना कोई फैसला ऑनरेबल लॉर्डशिप को करना होगा। देखिए, जहां तक पैसे देने की बात है, पार्लियामान अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी। पहला फाइनेंस बिल वोट हुआ, अक्सरियत ने कहा कि ये पैसे नहीं दिए जा सकते। फिर डिमांड आई जो फाइनेंस कमेटी ने भेजी और उस डिमांड के ऊपर वोट हुआ। अक्सरियत ने फैसला किया कि ये नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था कि आप पैसे दे दें, असेंबली से वोटिंग बाद में करवाएं। अगर वोटिंग बाद में करवाई जाती है और वो मंजूर नहीं होती तो वो 21 अरब रुपया जो लैप्स कर जाएगा, जिसको असेंबली की अप्रूवल हासिल नहीं होगी, जिसको आइन की सैंक्शन हासिल नहीं होगी, वो कौन अदा करेगा? ये सारा कुछ करने के बाद
मैं ये समझता हूं कि पैसे देने की तो अब गुंजाइश नहीं है। तो सर मगर क्योंकि अदालत ने कहा था कि अदालत ने जो आप लोगों ने अदालत का पार्लियामेंट का कवर लिया था, अदालत ने उस पर कहा था कि उन्होंने वो पार्लियामेंट का कवर एक्सेप्ट नहीं किया था और कहा था कि आप जारी करें वरना संगीन नताइज होंगे 27 अप्रैल तक। अदालत ने ऑर्डर अभी तक नहीं दिया है, जिसकी वजह से मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पूरी कोशिश है कि सियासी जमातें ही मंगल को फैसला कर लें और बॉल आप ही के कोर्ट में रहे, जब आप बार बार कहते हैं कि जी सियासी जमातों को फैसला करने दें और बॉल वापस ना जाए अदालत के कोर्ट में। नहीं, देखिए दो मुख्तलिफ बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर ये मनी बिल डिफीट हो तो तसव्वुर कर लिया जाता है कि वजीर आजम को ऐवान का एतमाद हासिल नहीं और गवर्नमेंट फॉल कर जाती है। मगर क्योंकि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि वक्ती तौर पे वजीर आजम को एतमाद हासिल है ऐवान का, तो हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं। तो उन्होंने वक्ती तौर पे इस्तेमाल किया लफ्ज़, हमने अब एतमाद का वोट ले लिया है और मनी बिल डिफीट होने के बाद डिमांड की गैर जो एक उसको मंजूर नहीं किया गया, उसके बाद जब हमने एतमाद का वोट ले लिया तो इसमें अब लीगल अनॉमली कोई नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का फैसला क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकता, उस पर सवाल नहीं हो सकता। ये हमारा लीगल एस्पेक्ट क्लियर्ड है, कवर्ड है और वजीर आजम पार्लियामान के पाबंद हैं, हुकूमत और काबीना पार्लियामान की पाबंद है, पार्लियामान का फैसला हो चुका है। अब ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये उसकी साइड पे हो रहे हैं। कानूनी साइड हमारी कवर्ड है। हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हो, मुस्बत नतीजा निकले, मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हों तमाम असेंबलियों के। मगर यह भी एक सवाल है कि क्या हम बलोचिस्तान और सिंध असेंबली को वक्त से पहले तहलील करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। इसमें काफी मगर पीपल्स पार्टी जब पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है कि अगर तहरीक इंसाफ जब पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है, आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि जी अगस्त कर लें, आगे पीछे कर लें, या आसिफ जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा, तो उसी सूरत में होंगे ना जब पीपल्स पार्टी कम से कम सिंध के लिए राजी होगी, फिर आपको बलुचिस्तान असेंबली भी मनानी पड़ेगी। तो पीपल्स पार्टी तो राजी है ना इस काम के लिए। देखिए इस पे बिल्कुल मजीद मुशावरत भी होगी, मगर क्या ही अच्छा हो कि अक्टूबर की तारीख पे तहरीक इंसाफ भी जो है वो अग्री कर दे। क्योंकि शाहजेब साहब इस वक्त अगर आप फील्ड में देखें, आज 28 अप्रैल है और 28 अप्रैल के बाद कुछ तकरीबन आप देखें ना 14 मई को इलेक्शन है। अगर ये 16 दिन में इलेक्शन होने हैं तो तहरीक इंसाफ भी फील्ड में मौजूद नहीं है, वो भी कैंपेन नहीं कर रही। दीगर सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों को टिकट तक जो हैं वो नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन की तैयारी कोई नहीं है, सिक्योरिटी फराहम नहीं हो सकती। तो अच्छा हो कि अगर तहरीक इंसाफ भी अक्टूबर की डेट पे मान जाए, वरना फिर मुज़ाकरात में जो हल निकलेगा वो ऑब्वियसली मुशावरत के बाद एलाइड पार्टीज के साथ सबको काबिल कबूल होगा। बहुत शुक्रिया, आज में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।